आ जाइए दोस्तों, और आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 5 EIFS को। ठीक है, और इस लेक्चर में अभी अपन पढ़ने वाले हैं लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट का ऑडिट कैसे करते हैं। इसके अलावा हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोविजंस का ऑडिट कैसे करते हैं और अदर इनकम का ऑडिट कैसे करते हैं। तो छोटे छोटे 3 टॉपिक हमें इसके अंदर कवर करने हैं। ठीक बात है, चलिएगा सुनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोन्स और एडवांसेस एंड अदर करंट असेट की। क्या है सर, देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि लोन्स और एडवांसेस में क्या आता है। तो बोले हो सकता है वो आपने रिलेटेड पार्टी को दिए हो सकता है आपका कहीं डिपॉजिट जमा हो सकता है आपने कैपिटल एडवांसेस दिए हो सकता है किसी और से किसी और तरीके का अमाउंट आपका रिकवरेबल हो। ठीक है, हो सकता है कोई रेट्स, टैक्सेस या इंश्योरेंस जो आपने एडवांस में पे करके रखे हो। कुल मिलाकर किसी भी तरीके से कोई पैसा आपका किसी से लेना बनता है, मतलब कोई असेट है आपके लिए, है ना। या कहीं पर प्रीपेड दे दिया है तो वो भी आपके लिए असेट ही कहलाती है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि आपका पैसा कहीं पर जमा है जो आपको नॉर्मली लेना है। ठीक है, एक तरीके से ट्रेड रिसीवेबल जैसा हो गया। अब ट्रेड रिसीवेबल में तो ये हो जाता है कि जो आपने आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप सेल्स करते हो गुड्स की या सर्विसेज की, वो आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स में। यहां पर इसके अलावा जो भी पैसा बनता है आपका किसी से लेना जो बनता है वो सब यहां पर आ जाता है, राइट। ठीक है, तो अभी काम की बात शुरू करते हैं। एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे हम लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट का। तो सर इन्होंने बोला है कि ये सिमिलर है अकाउंट रिसीवेबल जैसा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुक में ही लिखा हुआ है कि दिस इज सिमिलर टू अकाउंट रिसीवेबल। मतलब जैसे हम अकाउंट रिसीवेबल को चेक करते हैं एग्जिस्टेंस, वैसे ही इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, बोली बस एक ही डिफरेंस है, और वो क्या है, वो डिफरेंस क्या है, वो ये है कि ट्रेड रिसीवेबल में जितने अमाउंट का गुड्स आपने बेचा होता है उतना अमाउंट ही आपको लेना होता है। ठीक है, मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही लेना होता है। पर अगर आपने किसी को अदरवाइज अमाउंट दिया है तो जब आप उससे वापस लोगे तो इंटरेस्ट के साथ लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल को चेक करने में और यहां पर लोन्स और एडवांसेस या अदर करंट एसेट को चेक करने में यही डिफरेंस है कि ट्रेड रिसीवेबल में हमें केवल मेन अमाउंट आया कि नहीं आया, क्योंकि बस इंटरेस्ट तो आता नहीं, मेन अमाउंट ही आता है वहां पर। तो पर यहां पर हमें ये देखना कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों का बैलेंस हमें कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो हमें इंटरेस्ट के साथ अमाउंट लेना होता है। ट्रेड रिसीवेबल में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, केवल मेन अमाउंट ही लेते हैं। तो सर ये कहां आ सकता है, मेरे हिसाब से इस पर तो क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हाँ, पर MCQ हो सकता है, वो पूछ ले। ठीक है, ओके। अब आते कंप्लीटनेस पर, और ये बहुत काम का है। ठीक बात है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो पहले मैं ये रीड कर दे रहा हूं। अब ये रीड करने में होता ही है कि आपको समझ में तो आ जाता है पर याद नहीं रहता है। तो मैंने क्या करा है, नीचे थोड़ा सा और लिख दिया है कि आपको इजी वे में बता दूं कि कैसे आप याद कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे और तुरंत रिवाइज कर लेंगे, है ना। देखो क्या लिखा है, कंप्लीटनेस चेक करना है। कंप्लीटनेस चेक करना है, इसका मतलब हमें क्या चेक करना है कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट बैलेंसेस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या जो लोन्स, एडवांसेस और अदर करंट एसेट जो सब के सब रिकॉर्ड होने चाहिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सब के सब रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए। जब आप ये चेक करते हो तो आप बोलते हो कि आप कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो। वैसे मैं बता दूं आपको, जब भी ये लोग कंप्लीटनेस को एक्सप्लेन करते हैं तो ये दोनों चीजों के बारे में बातें कर देते हैं। ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है। मतलब जो जो इंक्लूड होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका अपोजिट हो गया हो, मतलब जो इंक्लूड ना होना हो वो इंक्लूड कर लिया हो। समझ रहे हो, तो जो इंक्लूड होना चाहिए वो तो इंक्लूड होना ही चाहिए, है ना। तो ये तो हमें इंश्योर करना ही है कि जो इंक्लूड करना चाहिए वो इंक्लूड करा कि नहीं करा। इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंक्लूड नहीं करना चाहिए वो इंक्लूड कर लिया हो। ये दोनों ही चीजों के बेसिस पर ये पूरा लिखा होता है, राइट। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिस्ट ऑफ एडवांसेस एंड करंट असेट ले लेना है, मतलब शेड्यूल उनसे ले लेना है एक तरीके से। ठीक है, उसको कंपेयर करना है आपको लेजर से कि सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको कंफर्म करना है। भाई लेजर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट के शेड्यूल बनते हैं, तो वो सब आपस में टैली करना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा लिखे हैं या कम लिखे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कुछ और दिखा रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में कम लिखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा दिखा रहे हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है।
ठीक है सर। दूसरा लोन एग्रीमेंट हम देख सकते हैं, लोन दिया है किसी को तो लोन एग्रीमेंट भी हुआ होगा, ठीक है, तो वो लोन एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं हम, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना लोन आउटस्टैंडिंग है या जो भी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्या ये लोन देना ऑथोराइज बाय MOA और AOA के हिसाब से था कि नहीं था। मतलब सीधी सी बात है यार, आपका जो MOA है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑथोराइज होना चाहिए कि आप लोन दे भी सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ठीक बात है। तीसरी बात है, जिन्होंने लोन दिया है उनका कॉम्पिटेंस आपको चेक करना है कि जिन लोगों ने लोन को अप्रूव करा है क्या उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो लोन अप्रूव कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ में। ऐसा, ये आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जिसने भी लोन अप्रूव करा है क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, सिंपल। जैसे कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स होते हैं, फर्म के केस में पार्टनर्स होते हैं और ट्रस्ट के केस में ट्रस्टीज हो सकते हैं। फिर आप ये चेक करने के लिए मिनट्स, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है, उसमें दिख जाएगा आपको इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग टू कंफर्म दैट ऑल सिग्निफिकेंट लोन्स एंड एडवांसेस वर अप्रूव्ड। भाई अगर लोन एडवांसेस दिया है तो उसके लिए मीटिंग हुई होगी, मीटिंग में अप्रूवल आया होगा तो मिनट्स में लिखा होगा सब कुछ, तो हमें पता चल जाएगा। तो हर एक लोन अप्रूव्ड है कि नहीं है, हमें ये तो चेक करना ही है कि वो कंपिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव करा कि नहीं करा। कैसे चेक करना है, आप बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देख लो, उससे पता चल जाएगा कि अप्रूव क्या हुआ था और उन्होंने एक्चुअली में क्या करा है, प्लस जिन लोगों ने अप्रूव करना चाहिए उन्हीं लोगों ने अप्रूव करा कि नहीं करा, वो सब आपको मिनट्स से पता चल जाएगा, ठीक है। लोन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, तो जो लोन दिया है वो एक्नॉलेज्ड बाय बोरोविंग पार्टी होना चाहिए। मतलब बोरोविंग पार्टी ने लोन लिया है, वो इस बात का कोई तो एक्नॉलेजमेंट अपन को देगा। मतलब कल के दिन अगर वो पलट जाए कि हमने तो लोन लिया ही नहीं है, तो हम कैसे प्रूव करें कि उसने लोन लिया है। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब कि उसने एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए कि हाँ उसने लोन लिया है अपन से। तो सिंपल सी बात है यार, 1760 डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें उसके साइन होंगे, तो वो क्या है, एक तरीके के एक्नॉलेजमेंट ही तो है कि आपने मुझसे लोन लिया है ना। फिर अगर हमने लोन दिया है तो हो सकता है कोई सिक्योरिटी अपन ने गिरवी रखी हो, तो वो सिक्योरिटी इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर लोन दिया है तो रिकवरी भी करेंगे, तो क्या रिकवरी बराबर हो रही है एज पर द एग्रीड टर्म्स, ठीक है। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ट्रेड रिसीवेबल में भी रिलेटेड पार्टी था, है ना, ये ट्रेड रिसीवेबल से ही मिलता जुलता है सब कुछ, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल से मिलता जुलता है, इसलिए आप नोट्स में देखोगे ना तो ट्रेड रिसीवेबल और पेबल के नीचे ही इस टॉपिक को रखा गया है, राइट। तो अगर रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है तो क्या ये ऑथोराइज है, किससे पूछकर आपने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया, क्या ये रीजनेबल रेट्स पर करा गया है, आर्म्स लेंथ प्राइस पर करा गया है, ठीक है। फिर अब देखो अदर करंट एसेट के बारे में कुछ पॉइंट लिख दिया है उन्होंने। भाई हो सकता है कि आपका कुछ बैलेंस बकाया हो, कहां पर, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST इनपुट क्रेडिट हो सकता है। तो ऐसे केस में आप कैसे जानोगे कि वो अमाउंट सही है कि नहीं है। वो अमाउंट जितना वहां पर बैलेंस बकाया है अथॉरिटीज के पास उतना ही लिखा है या उससे कम या ज्यादा लिखा है, कैसे कंफर्म करोगे। तो आप क्या कर सकते हो कि जो परचेज एक्सपेंस जिस पर GST लगा होगा आप उसको एप्लीकेबल रेट से मल्टीप्लाई करके अंदाजा लगा सकते हो। भाई सेल परचेज पर ही GST लगा होगा ना नॉर्मली, तो उसमें आप रेट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अंदाजा लगा जाएगा कि कितना अमाउंट जाना चाहिए था, ठीक है, और कितना अपन ने दिया है, जो बैलेंस है वो बकाया होगा, ऐसा कुछ है ना। तो आप बिना उनसे कंफर्म करे भी अंदाजा लगा सकते हो, है ना। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिले तो आप क्या कर लो, एक्सप्लेनेशन मांग लो एंटिटी से कि क्यों ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसके अलावा आप स्टैट्यूटरी रिटर्न्स भी वेरीफाई कर सकते हो। भाई आपने रिटर्न्स फाइल करे होंगे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको आप कुछ और बता रहे हो और बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और रिकॉर्ड कर रहे हो और जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को आप बता रहे हो वो अलग बता रहे हो, ऐसा तो नहीं है कहीं, ठीक है सर। सिंपल बात करते हैं, एक बार और समझते हैं कैसे हम कंप्लीटनेस को चेक करेंगे, कैसे हम कंप्लीटनेस को चेक करेंगे, किसकी कंप्लीटनेस, लोन्स एडवांसेस एंड अदर करंट असेट की। सबसे पहले शेड्यूल ले लो उनसे या लिस्ट ले लो लोन्स एंड एडवांसेस की, उसको टैली करो लेजर से, पता चल जाएगा कि सब कुछ जो लेजर में लिखा है वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आया है कि नहीं आया है, ठीक है। फिर लोन दिया है तो MOA और AOA में ऑथोराइज होना चाहिए वो लोन, ठीक है। फिर ऑथोराइज बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई तो होगा जो अप्रूव करेगा उस लोन को कि ये लोन दे सकते हैं अपन। फिर इसके लिए हम मीटिंग के मिनट्स वगैरह देख सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके का लोन देना था, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी जिन पर हम लोन दे सकते थे, प्लस किसने अप्रूव करा, वो सब मिनट्स से पता चल जाएगा। इसके अलावा
लोन आप नॉर्मल पर्सन के लिए दोगे या रिलेटेड पार्टी के लिए दोगे, दोनों ही केस में लोन एग्रीमेंट तो चेक करना ही है। रिलेटेड पार्टी को लोन दिया होगा तो देख लेंगे क्या ये ऑथराइज्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी है कि नहीं है, क्या ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे दिया गया है, जो भी है। अदर करंट एसेट में क्या आ सकता है, बैलेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज आ सकता है। तो उसको कैसे चेक कर सकते हो आप, सेल्स परचेस या एक्सपेंस में रेट मल्टीप्लाई करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना होना चाहिए और देख लो कि बैलेंस इन लोगों ने कितना दिखाया है। फिर अब लोन दिया है तो रिकवरी भी करोगे उसकी, तो रिकवरी क्या एज पर एग्रीड टर्म्स हो रही है या नहीं हो रही है, बोलो यार। तो बहुत आसान है, आप थोड़ा सा इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। वैसे भी एग्जैक्टली जैसे सेंटेंसेस वहां लिखे हैं आप कोई याद रखता नहीं है और कोई लॉजिक भी नहीं है। अब बस इसको देखकर ना एक रफ आइडिया दिमाग में रख लो कि हम क्या लिख सकते हैं, राइट। लोन की बातें होंगी तो एग्रीमेंट भी आएगा, ऑथराइजेशन भी आएगा, रिकवरी भी आएगी, ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी वाला मैटर भी आएगा, ऐसा कुछ। तो आप थोड़ा सा ऐसा बोलकर ही ध्यान रख सकते हो, है ना। फिर बात करते हैं हम वैल्यूएशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम अब, वैल्यूएशन की, है ना। इस पर मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा, ये बुक में नहीं लिखा, ये मैंने लिखा है एग्जैक्टली सिमिलर टू ट्रेड रिसीवेबल। वैल्यूएशन भी ट्रेड रिसीवेबल जैसा होगा। सर वैसे क्यों, यार सिंपल है, ट्रेड रिसीवेबल में भी आपको किसी से पैसा लेना है और इसमें भी पैसा लेना है, बस रीजन अलग है। वहां पर सेल्स करी थी आपने इसलिए पैसा लेना है, यहाँ पर अदरवाइज आपको पैसा लेना है। अल्टीमेटली क्रक्स है कि पैसा लेना है, तो होगी तो वही बात है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या है सर यहाँ पर, इसको तो मैं डायरेक्टली यहीं से बता देता हूं। देखो वैल्यूएशन आपको चेक करना है, तो इसका मतलब आपको क्या चेक करना है कि अमाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अमाउंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो भी इन्होंने लोन्स एडवांसेस अदर करंट एसेट दिखाए हैं उसमें कुछ अमाउंट्स में कोई इशू तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहली बात आएगी, क्या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इन्होंने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, क्या प्रॉपर प्रोविजन या अलाउंस बनाए हैं इन्होंने फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, पहला। दूसरा, जो भी प्रोसेस या मेथड इन्होंने प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के लिए फॉलो करी है, क्या वो अप्रोप्रिएट है एज पर दी करंट बिजनेस एनवायरनमेंट या करंट सिचुएशन या कंडीशंस, ठीक है। क्या वही प्रोसेस और मेथड कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्या ये क्लियर है बेटा। ये आपने ट्रेड रिसीवेबल में भी पढ़ा है और भी कई जगह आपने ऐसा ही सुना होगा, है ना। तो वैल्यूएशन में अधिकतर जगह सेम चीजें मिलती हैं। फिर एजिंग रिपोर्ट देख सकते हो कि ये जो असेट है, जो पैसा है जो हमने दिया है सामने वाले को, कौन सा पैसा है जो कब से नहीं आया, किस एडवांस की एज कितनी हो गई है। जितना पुराना होता चला जाएगा उतने कम चांस हो जाएंगे उसके रिकवरी के। तो एजिंग रिपोर्ट ले लो ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट का। फिर आप देख लो कि कौन से लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो अंडर लिटिगेशन चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनका पैसा आने की पॉसिबिलिटी कम हो। भाई लिटिगेशन चल रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। उनके लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाया कि नहीं है, उस हिसाब से भी आप चल सकते हो। इसके अलावा अगर कोई लोन्स या एडवांस या करंट एसेट को राइट ऑफ करा गया है तो क्या ये अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हो। इसके अलावा आप वो लिख सकते हो जो यहाँ नहीं दिख रहा है, AS11 है ना, AS11 जिसमें आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट की बातें होती हैं। तो भाई ईयर एंड पर आपको रीस्टेट करने पड़ते हैं, तो क्या इन्होंने अपने लोन्स एडवांसेस और अदर करंट एसेट को रीस्टेट करा है एज पर दी जो भी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट रही होंगी, या आप तो सिंपल होगा एज पर दी AS11 इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ AS11, समझ रहे हो आप, या गाइडेंस गिवन इन AS11, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, वैल्यूएशन। तो यहां पर जो है आपका लोन्स एडवांसेस एंड करंट एसेट ऑलमोस्ट एंड हो जाता है ना। देखो ये लिखा है रीस्टेटमेंट वाला पॉइंट, है ना, दिख रहा है आपको। मुझे लग रहा था इन्होंने नहीं लिखा है पर इन्होंने लिखा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आपका ये फिनिश होता है। बोलो यार क्या यहां तक समझ में आया, बताओ। चलो तो यदि आपको समझ में आ गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज की, ठीक बात है। ये इस बार का जो एग्जाम हुआ था सितंबर 24, उसमें इसका कुछ पोर्शन पूछा भी गया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा है मैं बता दूंगा, है ना। वैसे आपने ये 29 भी पढ़ा है इसके रिगार्डिंग, है ना, ठीक है। तो चलो सुनते हैं। मैं तो बस एक हल्की सी हिंट देने वाला हूं आपको काइंड ऑफ कि, क्योंकि AS29 में तो आपको बहुत सारा पढ़ा होगा आपने, उसकी थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर की गई हैं, बाकी अपना ऑडिट रिलेटेड कंटेंट ही है ना। ओके, सो क्या लिखा है, अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। तो सर प्रोविजन क्या है, एक लाइबिलिटी है, बस उसका जो अमाउंट है वो एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है।
वो अपन एक सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन लगाते हैं और उसके हिसाब से अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं ना। अब प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कब प्रोविजन बनाते हैं, कब प्रोविजन बनाते हैं सर, क्या क्या कंडीशन है। पहली बात वो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो अराइज हुई है ड्यू टू पास्ट इवेंट, ठीक बात है सर। अब ये कैसे हम मानेंगे कि वो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, 50% से ज़्यादा चांस है कि हमें देना पड़ जाएगा, तो हम मानेंगे कि हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। फिर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब एंटिटी से जो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो होने वाला है, ठीक है, एंटिटी के रिसोर्सेज जाने वाले हैं। इसके अलावा आप अमाउंट का एक रिलायबल एस्टिमेट लगा सकते हो। अगर ये चारों या तीन कहो आप, तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आप प्रोविजन बनाएंगे। पहली बात प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइज ड्यू टू पास्ट इवेंट, दूसरा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, तीसरा अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट लगाया जा सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो आप प्रोविजन बना सकते हो। क्वेश्चन बन सकता है ना, अलर्ट रहिएगा। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी कब दिखाते हो आप, कंटिंजेंट लायबिलिटी आप नोट्स अकाउंट में दिखाते हो, तो ये कब करते हो, जब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं बोला मैंने, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो अराइज हुई है फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ठीक है। मतलब आपको पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है किसी इंसिडेंट के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं है, पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है, सिंपल शब्दों में 50% से कम चांस है कि देना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ माहौल है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई एक कंडीशन, दूसरी क्या है सर, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन तो प्रेजेंट है जो कि अराइज हुई है पास्ट इवेंट से पर उसे रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, क्योंकि रिकॉग्नाइज करना मतलब प्रोविजन बनाना, ठीक है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नोट्स अकाउंट में दिखाते हैं अपन, है ना। तो पहली कंडीशन होगी कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। दूसरा ऑब्लिगेशन तो प्रेजेंट है लेकिन क्या हो रहा है सर, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। मतलब ये क्लियर नहीं है कि आउटफ्लो होगा भी या नहीं होगा, समझ रहे हो, ये क्लियर नहीं है कि आउटफ्लो होगा भी या नहीं होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा भी या नहीं होगा। जैसे कि आप किसी लोन में गारंटर हो, ठीक है, अब इसका मतलब ये कि अगर वो सामने वाला पैसा नहीं देगा, जिसने लोन लिया, अगर वो पैसा नहीं चुकाएगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। लेकिन समझो ना, अगर वो नहीं चुकाएगा तो देना पड़ेगा ना, इसका मतलब मुझे अमाउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा यही सर्टेन नहीं है। तो ऑब्लिगेशन तो आज से ही है कि अगर ये नहीं चुकाएगा तो मुझे चुकाना पड़ेगा, लेकिन क्या ये फिक्स है, मतलब ये क्लियर है कि देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, नहीं पता ना, ये तो उसके ना चुकाने पर डिपेंड करता है, उसके रीपेमेंट पर डिपेंड करता है ना, ऐसा। तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज क्लियर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, अमाउंट अगर आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो विथ सफिशिएंट रिलायबिलिटी तो क्या होगा, आप कैसे प्रोविजन बनाओगे भाई, फिर तो आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी ही बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि प्रोविजन के लिए तो रिलायबल अपन ने पढ़ा है ना, प्रोविजन के लिए क्या होना चाहिए, आप अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक बात है। और यहां पर तो लिखा है कि अमाउंट आप रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप कोई रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और आपको उसमें कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, मान लो ऐसी कोई माहौल बन रहा है, लेकिन अमाउंट नहीं पता आपको कितना देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में क्या आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, है ना। तो समझ में आया क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी कब डिस्क्लोज करते हैं, जब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब अमाउंट देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, और देना या ना देना किसी इवेंट के ऑकर होने पर या ना होने पर डिपेंड करता है। फिर दूसरा क्या है, ऑब्लिगेशन तो प्रेजेंट है लेकिन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा कि नहीं होगा यही कंफर्म नहीं है। दूसरा अमाउंट आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, इनमें से कोई भी अगर चीज हो जाती है तो अपन को फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी ही दिखानी पड़ेगी, अपन प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप प्लीज़ AS29 ढंग से पढ़ लीजिए, ये सारी की सारी बातें वहीं की हैं, बस मैंने आपको एक रिकॉल कराया है बस। अब जो मेन काम की बातें हैं जो मुझे बतानी है ऑडिट के एंगल से वो सुनिएगा। ऑडिट प्रोसीजर्स जनरली रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन व्हाइल ऑडिटिंग प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या ऑडिट प्रोसीजर आपको लगाना है, राइट। तो देखो क्या लिखा है सर,
सबसे पहले ऑब्टेन अंडरलाइंग वर्किंग एंड द बेसिस फॉर ईच ऑफ द प्रोविजन मेड। हम कहेंगे आपने प्रोविजंस बनाए हैं तो आपने वर्किंग की होगी, उसकी कुछ तो बेस होगा जिसके आधार पे आपने प्रोविजन बनाया होगा, वो सब वर्किंग हमको दे दीजिए, है ना। तो वो मैनेजमेंट से अपन ले लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है। क्योंकि अगर वर्किंग ही गलत है तो वर्किंग से निकाला गया अमाउंट भी गलत है, मतलब प्रोविजन गलत बनाया है। तो सबसे पहला काम हो गया वर्किंग लेना है और बेसिस पूछना किस बेसिस पे आपने इतना प्रोविजन बनाया है। दूसरा, वेयर एवर रिक्वायर्ड ऑब्टेन एक्सपर्ट रिपोर्ट। कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपसे ना बना हो प्रोविजन बनाती, तो आपने एक्सपर्ट की मदद ली हो। याद आ रहा है, ऐसे 500 मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद ले सकता है, वही बात होने वाली है। तो जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा ऑब्टेन एक्सपर्ट रिपोर्ट कैलकुलेशन एंड अंडरलाइंग वर्किंग। उन्होंने जैसे ही कहा कि सर ये काम तो हमने हमने एक्सपर्ट से करवाया था, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है अपन से कि ये काम तो हमने एक्सपर्ट से करवाया था, तो हम कहेंगे एक्सपर्ट की वर्किंग हमको दिखाओ, एक्सपर्ट की रिपोर्ट हमको दिखाओ, उसका कैलकुलेशन हमको दिखाओ, हमको चेक करना है, राइट। ठीक है, जैसे कि वारंटी इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो ऐसे केस में एंटिटी क्या कर सकती है, मे टेक हेल्प ऑफ एक्चुअरी। ठीक है, ये सब बातें अपन ने ऐसे 500 में पढ़ी थी। इसके अलावा मान लो कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो लीगल एक्सपर्ट होगा हो सकता है कि उसकी हेल्प ली गई हो, समझ रहे हो आप। तो वो जो भी है उनकी वर्किंग या उनके कैलकुलेशंस या उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम उनसे ऑब्टेन करके और उनको एक बार चेक कर सकते हैं और एक उनकी रीजनेबलनेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये दो बातें हो गई सर। तीसरा क्या है सर, एस पर ऐसे 500, ये आया है सितंबर 24 में, तो ये तो 500 में भी पड़ा है और यहां पर भी वही बातें लिखी है। तो एस पर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ऑडिटर ने क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे इन चीजों के रिगार्डिंग, निम्नलिखित चीजों के रिगार्डिंग, बिलो मैटर्स के रिगार्डिंग। कौन कौन सी चीजें हैं सर, पहला, इवेल्युएट दी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। अच्छा, आपने कोई काम एक्सपर्ट से करवाया है, चलो हम उस एक्सपर्ट का कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अगर आप किसी के वर्क को चेक करना चाहते हो तो भाई पहले आप खुद तो अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, ठीक है। और तीसरा हमें क्या करना है, अब हमें उसके वर्क की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना है, समझ रहे हो। तो वर्क कितना अप्रोप्रिएट है, जो वर्क एक्सपर्ट ने करा है वो वर्क कितना अप्रोप्रिएट है वो हमें चेक करना है। तो उसके पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी और उसके पहले हमें एक्सपर्ट को ही चेक करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट इंसान कैसा था, समझा कि नहीं समझा। अब इन तीनों के अंदर क्या लिखा है वो अपन देख लेते हैं। क्या लिखा है सर, क्या लिखा है बताइए बताइए। देखो देखो देखो, अपन क्या करते हैं, ठीक है चलो ब्लू पेन अपन ने ले लिया है। ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट। भाई अगर आप किसी एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना चाहते हो तो पहले तो आप अपने आप से पूछ लो कि क्या आपको कोई पुराना एक्सपीरियंस है इस टाइप के एक्सपर्ट का, क्या कभी आपने किसी इस टाइप के एक्सपर्ट के वर्क को यूज करा है, चेक करा है, तो आपका पुराना एक्सपीरियंस काम में आएगा एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने में, ठीक है, सीसीओ को चेक करने में, सीसीओ को चेक करने में, ठीक है। अब सीसीओ मतलब कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, राइट। अब क्या है सर, जो एक्सपर्ट है वो एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी है या फिर बाहर का पर्सन है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या चेक हो जाएगा सर, इससे ऑब्जेक्टिविटी चेक हो जाएगी, कितना बढ़िया वो एक्सपर्ट ने कितने अच्छे से कितने ऑनेस्टी के साथ काम करा होगा, कितना बिना दबाव के काम करा होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एंटिटी का गुलाम था, एंटिटी का एम्प्लॉय था या फिर कोई बाहर का सर्विस प्रोवाइडर था। बाहर का सर्विस प्रोवाइडर चांसेस है कि वो अच्छी सर्विस देगा और वो कोई फ्रॉड नहीं करेगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट कितना था, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें आपके ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए होती हैं, समझ रहे हैं आप। अगर हमें किसी की ऑब्जेक्टिविटी चेक करना है कि उसने कितना अनबायस्ड तरीके से काम करा होगा, कितना फ्री फ्रॉम बायस तरीके से काम करा होगा, तो आप देख लो कितना इंडिपेंडेंट था वो। जितना इंडिपेंडेंट होगा उतना बढ़िया तरीके से उसने बिना दबाव के काम करा होगा, राइट। इसके अलावा आपको कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी, आपको कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी चेक करना है तो आप एक्सपर्ट का नॉलेज देख लो, क्वालिफिकेशन देख लो, उसने कोई कोर्स करा हुआ तो उसका मेंबरशिप होगा प्रोफेशनल बॉडी का, ये सब चीजें आप देख लोगे तो आपको उसका कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज पता चल जाएंगी। ऑब्जेक्टिविटी को देखने के लिए आप उसका इंडिपेंडेंट देख सकते हो, प्लस वो एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी है, आउटसाइड से आया है, ठीक है। और इन सब चीजों को समझने के लिए आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो आ गया ना सितंबर टाइम में, तो अब थोड़ी आएगा। वैसे आप बहुत गलत तो नहीं सोच रहे हैं, पर
फिर भी एक आध बार कभी एक्सेप्शन आपके अटेम्प्ट में ही लग जाए तो ठीक है, मतलब आप एक बार सुन लीजिए, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है और ऐसे 500 में भी अपन ने पढ़ा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक्सपर्ट के वर्क की क्या लेना, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कैसे लेंगे सर अंडरस्टैंडिंग? इवेल्युएट द अजम्पशंस और मेथड, हम समझेंगे कि कौन से अजम्पशंस और मेथड वो लोग यूज करते हैं, कौन सी अजम्पशन मेथड उन्होंने यूज करी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे हम। या यूं कहो कि हम एक्सपर्ट के वर्क की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो क्या मतलब किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, इस बात की कौन सी अजम्पशन मेथड यूज की है, कौन सा इंटरनल एक्सटर्नल डेटा यूज करा है एक्सपर्ट ने, ठीक है। फिर क्या ऑडिटर को एक्सपर्टाइज है, भाई ऑडिटर को एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो ये सब काम कर सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेना भी उसके एक्सपर्टाइज, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। एंड लास्टली इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क, ठीक है, उसने जो काम करा एक्सपर्ट ने, अभी उस फाइनली उस काम को चेक करने वाली वो काम कितना सही है, उसका जो रिपोर्ट है वो कितना सही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर, हम जो एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन है उनकी रीजनेबलनेस को चेक कर सकते हैं कि वो कितनी रेलिवेंट है, कितनी रीजनेबल है। दूसरा, उसने जो डेटा यूज करा है उस डेटा की रेलिवेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। क्योंकि सोचो यार, एक्सपर्ट ने कोई रिपोर्ट बनाई है, अगर उसको गलत डेटा मैनेजमेंट ने दिया होगा तो कोई मतलब ही नहीं ना, वो रिपोर्ट भी गलत ही बनाएगा ना। समझा कि नहीं समझा? इसका मतलब उस एक्सपर्ट का आउटकम या कंक्लूजन है, फाइंडिंग कितना सही होगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसने कौन सा डेटा यूज करा है। समझा कि नहीं? फाइनली हम क्या करेंगे, उससे WR ले लेंगे, that it has made all the provisions which were required to be made as per the recognized accounting principles। WR ये तो सब जगह ही आ जाता है, हम WR ले लेंगे कि आपने सब कुछ जिन जिन चीज़ों के लिए प्रोविजन बनाने चाहिए बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये तो रिस्की मैटर है, तो सारा चेक करने के बाद WR तो लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रोविजन वाला मैटर, ठीक है। AS29 अगर आपने पढ़ा होगा तो और बढ़िया हो जाएगा कि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी या आ गई होगी कि प्रोविजन क्या होता है और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। डन। अब अपन चलते हैं अगली हेडिंग पर, जिसका नाम है अपना क्या, अदर इनकम, कंप्राइजिंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। अदर इनकम को हम कैसे ऑडिट करेंगे उस पर हम बात करने वाले। अदर सुनकर कचरा मत समझ लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, राइट। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा है सर, any form of income earned by an entity which is not linked to the entity's core business। core business operation के अलावा आपका कहीं से भी आपके पास पैसा आ रहा है, core business operation के अलावा कहीं और से अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको क्या क्लासिफाई किया जाता है, अदर इनकम। फिर क्या है सर, अब इसमें इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, इसमें इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, इसके अलावा डिविडेंड की इनकम हो सकती है, और इसके अलावा गेन ऑन लॉस, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, ये किस टाइम में आया है, ये तो अच्छा देखो ये लिखा है जनवरी 2021 में आया था, है ना। तो उन्होंने वो ये लिख देंगे कि इंटरेस्ट की इनकम को कैसे चेक करेंगे, डिविडेंड की इनकम को कैसे चेक करेंगे, और गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैसे चेक करेंगे। तो आपको ये तो बतानी पड़ेगा और साथ में आपको ये जो प्रोसीजर है मेनली ये आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। चलो बस इतना सही है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट इनकम के बारे में क्या लिखा है, पहले समझो। अदर इनकम में नॉर्मली 3 टाइप की इनकम की बात की है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और लॉस और गेन, सॉरी लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डन। इंटरेस्ट इनकम किस पर हो सकती है, FD पर, उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है टाइम प्रपोर्शन बेसिस पर, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। जैसे FD करवाई है आपने कहीं, अब FD आपने पूरा साल मतलब 7 महीने खत्म हो गए थे, फिर आपने FD करवाई है। अब मान लो वो FD है 1 साल की, तो 5 महीने तो इस साल के हैं और बचे हुए 7 महीने अगले साल के हैं। भाई 12 महीने से 7 महीने तो इसी साल के निकल गए, तो बचे 5 महीने। अब आपने FD कराई है तो 5 महीने जो इंटरेस्ट वो इस साल में आना चाहिए और जो बचा हुआ 7 महीने का इंटरेस्ट होगा वो अगले साल में जाना चाहिए। तो टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे FD का इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज किया जाता है। समझे आप बात को? अच्छा, इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे आप, कितना अमाउंट है FD का, इनटू रेट इनटू डेज निकल जाएगा अमाउंट, है ना। बहुत बढ़िया। इसको देखो चेक करने के लिए इन्होंने बताया है नीचे, या फिर सुनो एक बार अपन ये पढ़ ही लेते तीनों पॉइंट, फिर अपन ऑडिट प्रोसीजर्स देख लेंगे, है ना। डिविडेंड में क्या लिखा है सर, डिविडेंड आपको कब रिकॉग्नाइज करना है P&L में, बताओ बताओ। ओनली व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट
ऑफ डिविडेंड आपका एस्टेब्लिश हो जाए, राइट टू रिसीव द डिविडेंड आपका एस्टेब्लिश हो जाए। तो सर वो कब होता है? अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है तो इसका मतलब अब तो डिविडेंड आपको मिलना ही है। तो आप देखो फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है और इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर देते हैं, है ना। तो राइट टू रिसीव द डिविडेंड आपको मिल जाए, है ना। फिर इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द डिविडेंड विल फ्लो टू द एंटिटी, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलेगा, ये सर्टेन हो जाए, है ना, मतलब फाइनली हमको पैसा मिलेगा। और अमाउंट जो है वो रिलायबली आप मेजर कर सकते हो, तभी तो रिकॉग्नाइज करोगे। अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं कर पाओगे तो रिकॉग्नाइज क्या करोगे? ठीक है ना, डन सर। फिर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी, मतलब आप वो म्यूचुअल फंड या वो इन्वेस्टमेंट आप उसका टाइटल, उसकी ओनरशिप आप किसी और को ट्रांसफर करोगे तभी तो सेल कहा जाएगा, है ना। तो वो ट्रांसफर हो रहा है ना। एंड इज डिटरमिन्ड एज द, अच्छा कैसे निकालेंगे गेन या लॉस? डिफरेंस बिटवीन द रिडेम्पशन प्राइस एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो वैल्यू आपने क्या रिकॉग्नाइज करके रखी है और रिडेम्पशन कितने में हो रहा है, जो दोनों का डिफरेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी? गेन हो जाएगा आपका, है ना। फिर क्या लिखा है सर? मतलब डिफरेंस क्या होता है यार, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हो? सेल माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस जो भी है ना। अब ऑडिट प्रोसीजर्स दी है इन्होंने इन तीनों को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा है देखो, सबसे पहले ऑब्टेनिंग अ लिस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ये तो सब जगह लिखा रहता है, लिस्ट ले लो, शेड्यूल ले लो। ऑब्टेनिंग अ लिस्टिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट ओपनड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, एफडी की लिस्ट ले लो इस साल की सारी जो करी है, इंटरेस्ट रेट ले लो, पूछ लो उनसे, और नंबर ऑफ डेज देख लो आप जितने के लिए आउटस्टैंडिंग था अपनी वाली पीरियड में। मान लो इस साल केवल 100 दिन के लिए ही एफडी थी, बाकी के जो दिन है 265 वो अगले साल में फॉलो हो रहे हैं, ऐसा कुछ। तो पूरी डिटेल ले लो आप एफडी ले लो, एफडी की लिस्ट ले लो, एफडी के रेट्स ले लो, और डेज आप समझ लो कि कितने आ रहे हैं अपने वाली पीरियड में, उससे आप अमाउंट निकाल लोगे और देख लोगे इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बताए, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर क्या लिखा है? वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कोई मैथमेटिकली एरर तो नहीं करी, कोई क्लरिकल एरर तो नहीं करी है ना। मेड बाय द एंटिटी बाय रिकम्प्यूटिंग, कैसे करोगे? रिकम्प्यूट कर लो, मल्टीप्लाई करो किसको? डिपॉजिट अमाउंट इनटू रेट इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो इससे आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? फॉर डिपॉजिट स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट द पीरियड एंड, जो डिपॉजिट अभी भी आउटस्टैंडिंग है मतलब मैच्योर नहीं हुई है इस साल में, ट्रेस द सेम टू द डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंक। उनके रिगार्डिंग हम बैंक से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं भाई, अगर कोई एफडी अभी भी है इस साल के एंड में भी बैलेंस उसका दिख रहा है तो उसके लिए तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो हम ले ही सकते हैं ना बैंक वगैरह से, है ना। ठीक है सर। इसके अलावा ऑब्टेन अ कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बैंक एंड वेरीफाई द इंटरेस्ट इनकम एज पर द बैंक रिकंसाइल टू द कैलकुलेशन शेयर्ड बाय द एंटिटी। आप क्या कर सकते हो? आप इंटरेस्ट इनकम के रिगार्डिंग भी कंफर्मेशन ले सकते हो, देखो यहां बोला है डिपॉजिट कितना है उसके रिगार्डिंग भी कंफर्मेशन ले सकते हो, इंटरेस्ट की इनकम कितनी हुई है आपको बैंक से वो भी कंफर्मेशन ले सकते हो सकता है कि अपनी एंटिटी ने कुछ और इंटरेस्ट की इनकम रिकॉग्नाइज करी हो और बैंक कह रहा है कि कुछ और इनकम उन्होंने दी है, ऐसा। ये सारे के सारे पॉइंट है एफडी के रिगार्डिंग, है ना। इसके अलावा आप इसमें, अच्छा एक और पॉइंट है, फॉर्म 26 एएस ले सकते हो भाई, उन्होंने पैसा दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा तो टीडीएस काटा हो सकता है, तो वो सब फॉर्म 26 एएस में आपको दिख जाएगा। तो ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ फॉर्म 26 एएस, ठीक है, एंड रिकंसाइल द इंटरेस्ट रिफ्लेक्टेड देयर इन द कैलकुलेशन शेयर्ड बाय द क्लाइंट। तो 26 एएस में क्या इंटरेस्ट की इनकम दिख रही है और अपना क्लाइंट क्या दिखा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखा रहा है क्लाइंट, और 26 एएस में क्या दिख रहा है। 26 एएस पर तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि, है ना, तो वहां से तो सही पता चल ही जाएगा। तो आप देखो मेजर पॉइंट उन्होंने एफडी के इंटरेस्ट पर ही बता दिए, ठीक है, चाहे वो उसका कैलकुलेशन का मैटर हो, देखो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, ठीक है। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है पीरियड एंड पर उनके रिगार्डिंग आप कंफर्मेशन ले सकते हो। फिर जो अपनी एंटिटी ने इनकम रिकॉग्नाइज करी है उसकी कंफर्मेशन आप बैंक से ले सकते हो, फॉर्म 26 ईयर्स चेक कर सकते हो। और शुरुआत में क्या था, लिस्ट ऑफ एफडी ले लो और क्या क्या ले लो, रेट्स क्या हैं वो ले लो आप, और नंबर ऑफ डेज ले लो, इनसे आप
कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें पहले अपन ने ले ली हैं, फिर उनका यूज़ करके अपन ने नीचे के 4 पॉइंट बनाए या 3 पॉइंट बनाए हुए हैं ना। फिर डिविडेंड के केस में क्या करना है सर, फॉर डिविडेंड वेरीफाई दैट द सेम आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ओनली व्हेन द एंटिटीज राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एस्टेब्लिश्ड। ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वही की वही लाइन फिर से लिख दी। देखो ऊपर जो पढ़ा था वही तो लिखा है। लास्ट में क्या लिखा है सर, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ओनली ऑन। जब ट्रांसफर हो जाए भाई, सेल हो जाएगा तभी तो सेल पर गेन या लॉस रिकॉग्नाइज करोगे। तो टाइटल ट्रांसफर हो जाए उस म्यूचुअल फंड का या उस इन्वेस्टमेंट का अपनी एंटिटी से दूसरी एंटिटी को, प्लस जो डिफरेंस होगा रिडेम्पशन प्राइस में और कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में, वो क्या हो जाएगा आपका गेन या लॉस हो जाएगा, जिसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। बोलो यार, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार जब मैं पढ़ाता हूँ ना, आप सुन के ना एक बार खुद से अकेले पढ़ के और ऐसा बोल कर देख लिया करो, तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए ओके, टाटा बाय बाय।